फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए कौन सा बुक रखा है? सर न्यूमेरिकल के लिए एक रखे हैं एसएल अरोड़ा का और एक एचसीवी भी है मेरे पास। अच्छा है एससीवी, ठीक है सर। हाँ सर। हाँ, बोर्ड के लिए तो एनसीईआरटी काफी है। हाँ सर। और फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हाँ सर। फर्स्ट चैप्टर में तो फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। हाँ सर। उसके बाद ईएमआई और एसी, एक परमानेंट मैग्नेट। ये 4-5 चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर्स क्या है, रिलेटेड है चार्ज से। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि नियरली चार्ज एट रेस्ट। चार्ज को क्या करता है, रेस्ट में रखा जाता है। मैंने चार्ज रेस्ट में रहता है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है, चार्ज है क्या। किसी बॉडी का ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है चार्ज। इट मींस कि चार्ज किसी बॉडी में तभी डेवलप होगा या क्रिएट होगा जब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी होगा और या डेफिशिएंसी होगा, नहीं। और डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस चार्ज इन ए बॉडी। चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब किसी बॉडी में एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी होगा। सपोज करो कि हमारे पास 2 बॉडी है, एक ए है एंड एक बी है। आफ्टर सम टाइम, देखो दोनों का मास क्या है, इक्वल है। आफ्टर सम टाइम्स इफ body A gets positive charge and the body B gets negative charge, it means it gets negative charge. It means it will gain, ये चार्ज क्या किया है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये जो हो गया इसमें एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इट मींस कि चार्ज ये रिसीव किया है, नहीं, इसीलिए इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये क्या किया है, लॉस किया है। बॉडी भी क्या किया, लूज किया है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो इससे क्या होगा, पहले तो दोनों का मास इक्वल था, क्या अब भी मास इक्वल होगा? और मास जो है डिफर करेगा, नहीं। इसमें मास ये लूज किया है, इसीलिए इसमें मास क्या होगा, ये लॉस होगा मास में, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है। और ये गेन किया है, इट मींस m प्लस डेल्टा m हो गया। इसका मास इंक्रीज किया, इसका मास डिक्रीज किया। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा मास चेंज करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मास इज एसोसिएटेड विथ चार्ज, नहीं, मास इज एसोसिएटेड विथ चार्ज, बट चार्ज इज नॉट एसोसिएटेड विथ मास। यदि बॉडी के पास मास है तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि चार्ज है तो मास जरूर होगा, है समझ में? हाँ है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं क्लियरली चार्ज एट रेस्ट, क्लियरली चार्ज एट रेस्ट। अब है कि नियरली चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट क्या चीज प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन देयर सराउंडिंग। अब देखो क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे कि चार्ज एट रेस्ट क्या करेगा, तो अपने सराउंडिंग में दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा या फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज जो है इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी due to which it produces or experiences electrical effect in their surrounding। समझे ना, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या तो एक्सपीरियंस करेगा या किसी पे एक्सर्ट करेगा, यही होगा। और ये क्यों होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में, डाइवर्ज करता है। क्या चीज डाइवर्ज करता है, जस्ट लाइक ए लाइट। जैसे कोई लाइट हम जलाते हैं तो उसका जो रे है जैसे स्प्रेड होता है ऑल अराउंड, उसी तरह से यदि चार्ज है तो चार्ज किसका सोर्स है,
तो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां चार्ज होगा उसके डाइवर्ज करेगा, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है। अब वह है कि जब चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना शो करेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले चार्ज देखेंगे कि चार्ज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो चार्ज किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है लेंथ के ऊपर में, जिसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी सरफेस के ऊपर में चार्ज रहेगा तो उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। किसी वॉल्यूम में चार्ज रहेगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज may be linear, may be surface charge density, may be volume charge density। और हर एक चार्ज डेंसिटी के कारण सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और एक और है साइंटिस्ट जो गॉस है, जो गॉस लॉ से हम इजी वे में निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है कि नहीं। हाँ तो सर। ये है फर्स्ट चैप्टर का है। इसमें हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे यानी चार्ज एट रेस्ट। फिर अब चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो फिर उस चार्ज को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे, दैट इज सेकंड चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। नहीं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा फिर उसका यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये दो चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कि चार्ज, देखो तो चार्ज का कितना स्टेट हो सकता है। तो चार्ज का ये हो गया एट रेस्ट हो सकता है, चार्ज इन मोशन हो सकता है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन भी होगा, और चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज में भी एक्सेलरेटेड, है कि नहीं, एक्सेलरेटेड चार्ज। चार्ज क्या हुआ, या तो रेस्ट में रहेगा चार्ज, और या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, या एक्सेलरेटेड चार्ज होगा। ये थ्री स्टेट है चार्ज का। अब ये जो थ्री स्टेट्स है वो पूरे चैप्टर जो है 12th का सब चार्ज से रिलेटेड है। ये जो है सेकेंड चैप्टर की चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यदि मूविंग चार्ज है यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। हाँ सर। समझिए। और जो हाँ तो सर। ये इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर की। एक नहीं, थर्ड चैप्टर है तुम्हारा करंट। तो करंट में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज इन मोशन है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन है, तो कितना करंट होगा, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे, ये सभी पढ़ेंगे करंट चैप्टर में। लेकिन उस करंट का इफेक्ट उसके सराउंडिंग में क्या होगा, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमको पढ़ना है। एक अलग चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है। तो या इसके बाद हाँ है सर। कि उसके बाद है कि परमानेंट मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के कारण जो उसका सराउंडिंग में इफेक्ट होगा ये पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेटिज्म। उसके बाद पढ़ेंगे ईएमआई। ईएमआई में भी क्या है कि जब मैग्नेटिक, हम लोग पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग वायर जब सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो फिर मैग्नेट क्यों नहीं करंट सेटअप करेगा। तो इसके लिए फैराडे अपना लॉ दिया कि मैग्नेट से भी हम करंट कैसे डेवलप करवा सकते हैं किसी भी करंट कंडक्टर के अंदर। फिर इसके बाद पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। नहीं तो सब जगह चार्ज ही हाँ है, सर। कहीं मोशन में चार्ज है तो कहीं रेस्ट में है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब तुम पढ़ लेगा तब हम लोग चलेंगे सेकेंड पार्ट जो फिजिक्स है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज द लाइट। समझिए, लाइट ऑप्टिक्स है जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है तुमको मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें ये जो पढ़ाए हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड आल्सो इट रेडिएट्स एनर्जी इन देयर सराउंडिंग। जो पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में भी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तो ये रेडिएट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा हाँ E सर। इक्वल टू mc। नहीं, तो हम्म। यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक जितना चैप्टर है सभी जो है 12th में चार्ज से ही रिलेटेड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखेंगे।
सर अभी हम नोट भी करेंगे क्या? हाँ, नोट करते जाना और अच्छा ही रहेगा, इस करेगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा, ये ओ ठीक है सर, बाद में करते हैं। ठीक है सर। क्या हम वीडियो भी भेज देंगे, रिकॉर्ड भी ओ कर ठीक, रहे हैं। ओ ठीक सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो तो सबसे पहले करेंगे चार्ज। चार्ज क्या है? पार्टिकल से बॉडी it produces or experiences electrical effect their surrounding। यानी एफिशिएंसी जो होगा, एफिशिएंसी और efficiency of electrons produces charge। ओके, अब देखो नोट तो करना पड़ेगा बोर्ड के लिए, बोर्ड में काम। ओ ठीक है सर। अब है चार्ज जो है, इसका प्रोडक्शन ऑफ चार्ज है। कभी कभी पूछ देता है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज का मेथड लिखने के लिए, हाँ सर। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज होगा बाय फ्रिक्शन। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछता है कभी, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, थर्ड हो गया बाय इंडक्शन। ये 3 प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज का। फर्स्ट हाँ देखेंगे सर। बाय फ्रिक्शन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट। तो सपोज करो जैसे ये एक स्ट्रिंग है सिल्क का, ये थ्रेड है, सिल्क थ्रेड, इट इज a thread of silk and we take a wax is a bad conductor of electricity या फ्लो ऑफ चार्ज इससे नहीं होगा, बैड कंडक्टर है। अब है कि इस पे एक पर्सन है, सपोज करो जो स्टैंडिंग है कहाँ पे, वैक्स, और इसके पास क्या है, इसके पास एक ग्लास रॉड है, ये है ग्लास रॉड। ओके, और ये हाँ सर। ग्राउंड है, देखो ग्राउंड पे है 1 पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और ये इसको टच करके देखेगा अगेन एंड अगेन। देखो अब ये क्या कर रहा है कि ये फ्रिक्शन हो रहा है, ये रब कर रहा है सिल्क थ्रेड के ऊपर में, ग्लास रॉड से रब कर रहा है अगेन एंड अगेन, और ये जो है बार बार इसको टच करके देख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये किस चीज पे खड़ा है, ग्राउंड, तो ग्राउंड को कहा जाता है फास्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अर्थ नेगेटिव चार्ज का सोर्स है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फास्ट सोर्स है हाँ सर। ग्राउंड, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, ये जो जब रब करता है कुछ समय के बाद इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जब ये टच करेगा इस पर्सन को तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक का वजह क्या हो सकता है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगेगा जब ये अलग अलग पोटेंशियल पे होगा, समझिए, अलग हाँ अलग सर। पोटेंशियल पे हो गया कि इसके पास, जब तक दोनों के पास अलग डिफरेंट टाइप्स का चार्ज नहीं होगा तब तक ये
फील नहीं करेगा इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक तभी फील करेगा क्योंकि खड़ा है ये नेगेटिव चार्ज पे, तो इसके पास इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है कि नहीं? हाँ सर। तो इसीलिए अब सोचो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा इसके ऊपर। इट मीन्स ये रब कर रहा है स्लिप थ्रेड का, इट मीन्स कि ये जो रब करेगा इट मीन्स कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा रब करने से, और ये पकड़े हुआ है ग्लास रॉड को, इसीलिए इसके स्किन पे क्या हो जाएगा, इसके स्किन पे पूरे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ये आदमी भी चार्ज हो जाएगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। और इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा, इट मीन्स इसने लूज किया होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इसीलिए जब बेंजामिन फ्रैंकलिन इसको टेस्ट करके देखे तो ये चिपचिपा सा लगा, जिसका नाम वो इसको क्या कहे, वो बोले कि जो है ना ये रेसिनस, इस चार्ज का नाम रख दिया रेसिनस चार्ज। और जब इसको टच करके देखे तो रफ सरफेस था, इसका नाम रख विट्रस। समझिए? तो दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक विट्रस हो गया, एक रेसिनस हो गया। इस जो बाद में चल के विट्रस से ही पॉजिटिव चार्ज आया है, रेसिनस वर्ड से आया नेगेटिव चार्ज। दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, लेकिन वो जो नाम दिए पहले पॉजिटिव नेगेटिव है, वो जब टच करके देखे तो एक है कि दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक विट्रस चार्ज, एक रेसिनस चार्ज। समझिए ना? तो इसका मतलब ये है, इसीलिए जब ये टच करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑलवेज होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा। और जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन ये आउट हो गया, तब जो वैकेंट प्लेस बच गया, इस वैकेंट प्लेस यहाँ से कौन सा चार्ज निकला है, तो नेगेटिव चार्ज। इसीलिए इसको इसीलिए इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। समझ गया? इसीलिए इसको हम लोग प्लस साइन से इसीलिए डिनोट करते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया। और इसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, तो वहां पर इसको होल नाम देंगे, ये जो होल। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में इसको हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इस होल को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। समझ गया? प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज वर्चुअल चार्ज। याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज रियल चार्ज नहीं है, इट इज ए वर्चुअल चार्ज, इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसका हमेशा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। समझ गया? तो इसीलिए ये होल क्या है, इट इज ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या, इट इज है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये जो होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसे फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन और होल जब मिलता है तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझिए? क्योंकि आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करके चला जाता है तभी वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फिर वापस मिल गया होल से तो फिर तो वही बन गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझिए? इसीलिए इलेक्ट्रॉन होल जब मिलता है तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पढ़ा होगा कि ये वैलेंस बैंड है, इसके ऊपर क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या बच गया, होल। और फिर ये वापस आके इसे मिल गया तो फिर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ सर, ये वाला वापस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था। अच्छा, ये देखो, ये बता रहे थे हम कि सपोज करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तब जो प्लेस बचा ना इलेक्ट्रॉन वैकेंट साइड, इसको हम लोग कहते हैं होल। और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से इसी होल को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि वर्चुअल चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इज ए वर्चुअल चार्ज, इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसका टेंडेंसी क्या है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है। समझिए? हाँ सर। और बताए, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन और होल मिलता है तो इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, वैलेंस बैंड में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ क्या बच गया, होल, और फिर वापस आ गया, इसी होल से मिल गया तो फिर तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गया। समझ गया? हाँ सर।
इसलिए इलेक्ट्रॉन होल जब रिकम्बाइन करता है, रिकम्बिनेशन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ये समझ गया। तो यहाँ पे सपोज करो कि यदि इफ देयर आर एन इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ग्लास रॉड से जा रहा है सिल्क थ्रेड पे, तो टोटल चार्ज जो क्रिएट हो जाएगा सिल्क थ्रेड पे कितना, माइनस एनी, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ग्लास रॉड पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस एनी। इसीलिए नेट चार्ज क्या होगा, तो माइनस एनी और प्लस एनी मिलके 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी जितना इस पे इलेक्ट्रॉन आया उतना ही क्रिएट हुआ पॉजिटिव चार्ज, उससे ज्यादा नहीं हुआ क्रिएट। इसीलिए नेट चार्ज फिर 0 ही होगा। और रब करने से पहले भी ग्लास रॉड पे क्या था कि नेट चार्ज 0 था, न्यूट्रल था, समझिए। हाँ 0 ही था। आफ्टर फ्रिक्शन 0 हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज कंजर्व, समझिए। हाँ सर। और यहीं से आता है क्वांटाइजेशन का थ्योरी भी। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई बॉडी यूज करेगा और गेन करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी एवरीबॉडी the loss of charge in an integral multiple of charge on one electron, समझिए, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए Q इज इक्वल टू, इसीलिए हम लिखते हैं प्लस माइनस E, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करो कि कोई बॉडी रिसीव किया, कितना चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज रिसीव किया, तो 1 कूलम रिसीव करेगा तो Q का वैल्यू क्या होगा, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कूलम कूलम कट गया तो हो गया 10⁻19/1.6। इसको लिख सकते हैं 100 × 10⁻18/16। इसको काट देंगे, जाएगा 24 6.25, यानी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि फ्रैक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी जंप नहीं करेगा, जब भी करेगा इंटीग्रल मल्टीपल में। इसीलिए इतना इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब कोई बॉडी लूज करेगा तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज नहीं। और कोई बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन यदि रिसीव कर लेगा तो वह गेन कर लेगा उतना नेगेटिव चार्ज, है समझ में? हाँ सर। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय कंडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन जो होगा, इसमें क्या होता है, इसका नाम है इंडक्शन, यानी दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा, कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। जैसे जैसे सपोज करो कि एक बॉडी है जो अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज, ये an uncharged body, other body B is charged, which is placed in contact of body A, and it is also connected with a handle, insulated handle है, ताकि चार्ज को कैरी नहीं कर सकता है, लॉस होगा चार्ज का। ये है, इस पे है टोटल पॉजिटिव चार्ज। सपोज करो इस पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बॉडी बी के पास टोटल चार्ज Q है, और ए के पास क्या है, कोई चार्ज नहीं है। बॉडी बी क्या है, चार्ज है। एक बॉडी क्या है, चार्ज है, दूसरा बॉडी अनचार्ज है, समझ गया? तो अनचार्ज बॉडी मीन्स हो गया, अनचार्ज बॉडी मीन्स हो गया कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसीलिए अनचार्ज है। तो यहाँ पे सपोज करो कि यदि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है,
तो इसके पास चार्ज है लेकिन इक्वल अमाउंट में है, इसीलिए अनचार्ज बॉडी है। लेकिन जब हम एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, देखो अब है, पहले ही बता चुके हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव है। तो बता दिए थे कि पॉजिटिव चार्ज इज ए वर्चुअल चार्ज, इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। और यहाँ इसमें जो क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी है। तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, समझ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था इसका अमाउंट घट जाएगा, और इसमें जो था न्यूट्रल वो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन, है ये गेन किया है, रिसीव किया है, समझ गया। इसीलिए अब है कि इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप होगा इस बॉडी में, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या टोटल इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नहीं। तो यह देखो ये जो है ना, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को खींचता रहेगा, कब तक खींचता रहेगा, जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए, नहीं। इफ चार्ज आर इक्वल तो ये स्टॉप हो जाएगा फ्लो होना इलेक्ट्रॉन का। तो देखो अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा कि जो बॉडी ए था अनचार्ज, उस पे अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, समझिए। तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ गया और जो बॉडी बी था इसमें पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट घट जाएगा, समझिए। यानी चार्ज क्या होगा, इसमें भी Q/2 होगा, इसमें भी Q/2 होगा, चार्ज इक्वल हो जाएगा, समझिए। ड्यू टू द फ्लो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन की वजह से क्या हो गया कि चार्ज में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का, और चार्ज बिकम्स इक्वल इन बोथ बॉडीज, समझ गया। यानी इसमें भी Q/2 इसमें भी Q/2। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो अनचार्ज बॉडी था वो चार्ज तो हो गया, लेकिन किस प्रोसेस से चार्ज हुआ है, तो इंडक्शन के कंडक्शन के प्रोसेस। अभी हम कंडक्शन पर आए, तब इंडक्शन, समझ गया। कंडक्शन के प्रोसेस से हम अभी कंडक्शन के प्रोसेस से हुआ है। कंडक्शन किसका हुआ है, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हुआ है, इसीलिए ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय कंडक्शन। कंडक्शन में दो बॉडी को कांटेक्ट में रखा जाता है, और एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में यदि किसी चार्ज बॉडी को रखा जाता है तो अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यदि बॉडी यहाँ पे बी है, इसको हो सकता है कि इस बी बॉडी को फिर किसी दूसरे बॉडी सी के साथ कांटेक्ट में रखेगा, तो फिर सेपरेट करेगा, तो दोनों पे चार्ज हो जाएगा Q/4 Q/4, समझ गया ना। समझ गया, हाँ समझ गया सर। ऐसा भी हो सकता है कि दो चार्ज बॉडी रहेगा, दोनों पे चार्ज रहेगा, दोनों को कांटेक्ट में रख के सेपरेट करेगा, तो टोटल चार्ज को ऐड कर देंगे, फिर हाफ हाफ कर देंगे, समझ गया। हाँ सर, हाँ सर। ये हुआ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन का नाम से क्लियर है कि इसमें होता है एक्शन एट ए सम डिस्टेंस, एंड टू बॉडी है, इसको कांटेक्ट में नहीं रखा जाता है, एट सम डिस्टेंस। एक बॉडी है जो अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज है, जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये अनचार्ज चार्ज बॉडी ए। और इस सम बॉडी एक बी बॉडी है, इसको रखा गया है एट सम डिस्टेंस, और ये है चार्ज बॉडी। इस पे चार्ज है Q, ठीक है। एक है चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी।
ये है चार्ज बॉडी। अब देखो क्या होगा कि when a charged body is placed at some distance in front of a uncharged body, then देखो चार्ज का क्या होगा, ए बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस। यहाँ पे जो जो बॉडी ए है उसके अंदर जो चार्ज है इक्वल अमाउंट में, जो न्यूट्रल है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। क्या इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? देखो बताते हैं। नहीं सर, नहीं जैसे पाएगा। हाँ, क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि सर कांटेक्ट में नहीं है। हाँ देखो, इसलिए कि मान लो कि ये वायर है, कंडक्टर है कोई, अब इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब एट रेंडम सपोज करो कि ऐसा होगा कि एट रेंडम क्या होगा कि ये बीच से ही वायर टूट के ऐसे गिर जाएगा, लटक जाएगा। नहीं, अब इसमें तो हाँ दौड़ सर। रहा था इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहा था, मोशन में था इलेक्ट्रॉन, एकाएक गिर गया ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन को नीचे गिर जाना चाहिए था, है कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था तेजी से, एकाएक गिर गया नीचे, लटक गया वायर, तो इसको इलेक्ट्रॉन को सीधे नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता है। इसीलिए कि इसके कांटेक्ट में, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है इसके कांटेक्ट में आ गया एयर मॉलिक्यूल। एयर मॉलिक्यूल जो है वह क्या है, इंसुलेटर का काम करता है। उसका रेसिस्टेंस कितना होता है एयर का? इनफाइनाइट, समझ गया? तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को वहीं पे रोक देगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा। फिर वो यही बात है, इसके बीच में तो एयर है इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अंदर में है उसको खींच के कहाँ ले आएगा? सामने सरफेस पे। और जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये खींचेगा, फिर इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये खींचेगा। इस तरह से खींचते खींचते क्या होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसके सामने में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझ गया? इसीलिए क्या कहेंगे कि जो ये जो था सरफेस पे चार्ज आ गया, यानी बॉडी की ये जो था वो भी चार्ज हो गया ड्यू टू इंडक्शन के वजह, नहीं ड्यू टू इंडक्शन। जैसे मान लो कि इसी प्रोसेस से क्या होता है, एक ग्लास प्लेट, यानी ये मेटल का प्लेट है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है, इसको हम अर्थिंग कर देंगे सपोज करो, तो इस पे अभी चार्ज क्या है? 0। अर्थिंग कर दिए तो इस पे चार्ज क्या आ गया? निगेटिव चार्ज है इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लो से हाई, ये लो पोटेंशियल है, ये 0 है, हाई है इसके रेस्पेक्ट में। इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आ जाएगा, इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, और इसके सामने यदि हम रख देंगे किसी अदर कंडक्टिंग प्लेट को, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज इस पे डेवलप हो गया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। ये क्विक प्रोसेस, निगेटिव है इसके सामने लाएंगे दूसरे कंडक्टिंग प्लेट को, तो क्या होगा, तुरंत इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा बाय द इंडक्शन प्रोसेस। समझ गया? हाँ सर। हाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए खींच के बाहर निकाल देगा इलेक्ट्रॉन को और ये इसके सरफेस पे आ जाएगा। ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन के प्रोसेस से हुआ है चार्ज। जो तो चार्ज का जब प्रोडक्शन हो गया कि कैसे कितना तरह से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब है कि अब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है, नहीं कैसे रिपेल करेगा, कैसे पता चला कि रिपल्सन होता है। उसके लिए है कि जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग रॉड है,
और इसमें पूरा वैक्यूम है, तो क्लोजली पैक कर दिया गया है इसके अंदर। अब एक कंडक्टिंग चार्ज रॉड है, कंडक्टिंग है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब इसको टच करेगा इस कंडक्टिंग रॉड को, तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस कर देगा चार्ज। नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम देख चुके थे कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज अनचार्ज बॉडी के सामने पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज का फ्लो होगा, और एक गोल्ड का फाइल ले लिया जाता है। गोल्ड एक ऐसा इलास्टिसिटी है, उसको हम एक एटम के बराबर थिकनेस तक पीट के पतला किया जा सकता है, फिर भी नहीं टूटेगा। नहीं, हाँ सर। इसमें जो है एक गोल्ड का फाइल लेके इसको ऐसे करके इसमें रख दिया, लगा दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है इसके साथ। और जब ये इसको टच कराएगा तो चार्ज का फ्लो होगा, ये दोनों प्लेट पे चार्ज आ जाएगा। नहीं, दोनों फाइल पे जब ये चार्ज आएगा तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या देखा, बढ़ गया है। नहीं, जब ये इसको टच कराता है इसके साथ तो देखा गया है कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, फाइल के बीच का, जो गोल्ड फाइल है उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। ये क्या शो करता है, सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, तभी तो ये डिस्टेंस बढ़ गया। हाँ सर। तो इससे पता चला कि सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। अब रिपल्सन एक्शन एट ए डिस्टेंस हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसी से इमेजिन किया इमेजिनरी लाइन का। इट मींस यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक Q1 है और एक, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा है। इट मींस there are some kinds of field lines, similar field lines, that field line will repel to each other. And ये जो इलेक्ट्रिक इमेजिनरी लाइन लिए है, इसका मतलब देखो एक्शन एट डिस्टेंस हो रहा है, इसका मतलब है कि सेम काइंड का फील्ड लाइन दोनों से, जिस तरह से लाइट का सोर्स है तो वहां से रे निकलता है, उसी तरह से निकलता होगा। नहीं, हाँ सर। इसीलिए क्या होगा कि एक फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिपेल करता होगा, जिसके कारण एक्शन एट ए डिस्टेंस हो रहा है। नहीं, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वह एक दूसरे को कंप्रेस करता है, कंप्रेस। इसीलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कट नहीं करता है, समझ गए ना, क्योंकि एक दूसरे को कंप्रेस करता है। अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज, इससे जो डाइवर्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वह किस स्पीड से डाइवर्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये डाइवर्ज करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करता है, समझिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव with the speed of light, move with the speed of light, लाइट के स्पीड से मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज के सामने दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे यदि r डिस्टेंस पे, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यह चार्ज, यह जो चार्ज है Q1, ये Q2 को रिपेल करेगा आफ्टर टाइम t इक्वल टू r/c सेकेंड के बाद ये इस पे फोर्स लगाएगा। समझ गया, ऐसा नहीं है कि इसको रखते ही फोर्स लगा देगा। हाँ सर। आगे समझ में, यानी कुछ टाइम लेगा, लेकिन कितना टाइम लेगा, तो t इक्वल टू r/c, आफ्टर टाइम t इक्वल टू r/c से ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब देखो
और ये जो एक और याद रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, मान लेते हैं कि कोई दे देगा तुमको 2 कूलम का चार्ज दे दिया, अब कहेगा कि बताओ कि इस 2 कूलम चार्ज से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन डाइवर्ज करता होगा, कितना निकलता होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज नहीं। हाँ सर। अब देखो ये 4 कूलम है, इससे कह देगा कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन डाइवर्ज होगा, 2 कूलम से पूछेगा कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन डाइवर्ज होगा। ये जो फील्ड लाइन का जो डाइवर्जेंस है वो हम इन्फिनिटी तो नहीं कर सकते हैं, समझिए क्यों? हाँ सर। क्योंकि इन्फिनिटी कहेंगे तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कूलम एंड 4 कूलम, तो सब इक्वल ही हो जाएगा नहीं। हाँ जैसे सर। हम एक माचिस को जलाते हैं और एक कैंडल को जलाते हैं, दोनों से रे क्या होगा, नंबर ऑफ रेज तो डिफरेंट हो जाएगा, एक से ज्यादा हाँ नंबर ऑफ सर। रेज डाइवर्ज करेगा और एक से नंबर ऑफ रेज कम डाइवर्ज करेगा। द नंबर ऑफ रेज डिपेंड्स ऑन द सोर्स, अमाउंट ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेज, लाइट रेज डिपेंड्स ऑन द सोर्स, अमाउंट ऑफ सोर्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज, समझ गया? नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज, समझ गया ना? हाँ ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। इसीलिए जब हम इक्वल करते हैं तो n इक्वल टू क्या लिखते हैं, के क्यू, समझे ना? अब ये k का हाँ वैल्यू कितना हो, तो देखो अब जब हम ये बता दिए तुमको कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो डाइवर्ज करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट तो आल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डेंसर मीडियम में स्लो हो जाता है, रेयर मीडियम में उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो लाइट जब डिपेंड करता है मीडियम पे, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज इंडिकेट करता है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम ये पता लगा लेते हैं कि मीडियम जो है वो रेयर है कितना और डेंसर कितना है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना रेयर है कितना डेंसर है, वो हम पता करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू से, नहीं पता करते हैं? हाँ सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि म्यू का वैल्यू 1 रहता है तो समझ जाते हैं कि वो ये मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है। म्यू का वैल्यू यदि 1.5 होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो ग्लास मीडियम है, इसका मतलब है कि नहीं? हाँ सर। तो उसी तरह से एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए जो डिटरमाइन करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस मीडियम में कितना ज्यादा वह फ्लो करेगा, या मीडियम का कितना, किस मीडियम का कितना एबिलिटी है उसको रोकने का, कितना वो रेसिस्टेंस ऑफर कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने का। नहीं, हम लोग हाँ सर। लाइट में भी यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम पता लगा लेते हैं कि इस मीडियम को, लाइट को रोकने की एबिलिटी कितना है। जैसे म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू, एन का वैल्यू यदि 1 होता है तो समझ जाते हैं कि ये रेयर मीडियम है, इसका एबिलिटी जो है रोकने का, एबिलिटी लाइट को रोकने का जो एबिलिटी है वह कम है। जब 1.5 रहता है तो समझ जाते हैं कि इसका जो एबिलिटी है लाइट को रेसिस्टेंस ऑफर करने का वो ज्यादा है। नहीं, उसी तरह से हाँ सर। एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के वैल्यू से हम पता कर लेते हैं कि किस मीडियम का कितना स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रोकने का स्ट्रेंथ कितना है किस मीडियम, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, समझिए? जिसको हम हाँ सर। रिलेटिव, या इसको हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, समझिए? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फिजिकल क्वांटिटी which determines the divergence of
डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझे। और इट इज हाँ, आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी का नाम है समझा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ओल्ड नेम है, अब मॉडर्न नेम इसका हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नहीं समझ गया सर। टीचर नहीं, हाँ व्हिच डिटरमाइंस द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब देखो एयर मीडियम जिस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू का वैल्यू 1 होता था, ठीक सिमिलर यहाँ भी जो होगा रेयर मीडियम के लिए होता है 1 रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू, जो आगे पढ़ाएंगे। अभी है ये है कि एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए, और एयर और वैक्यूम मीडियम जो के का वैल्यू होता है यहाँ पे 1/एप्सिलॉन लेते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट हो गया एयर मीडियम के लिए या वैक्यूम के लिए। n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नहीं होगा। हाँ सर। है समझ में। तो अब हाँ, जब अब तुमको कोई पूछ देगा कि बताओ कि एक पॉजिट्रॉन से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन उससे निकलेगा, डाइवर्ज होगा, तो इजी वे में अब तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो। इनफाइनाइट नहीं करेगा अब तो तुम फाइंड आउट कर हाँ, सकते सर। हो। हाँ सर। पॉजिट्रॉन का चार्ज यहाँ रख देगा, जो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा प्रोटॉन का चार्ज, पॉजिट्रॉन का भी उतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁹ पॉजिटिव होगा। और एप्सिलॉन का वैल्यू ऑलरेडी पता है 8.85 10⁻12 होता है नहीं। हाँ सर। एयर मीडियम के लिए डिवाइड कर देगा हाँ, तुरंत तुमको आ जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन। एक बार बहुत पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले वो क्वेश्चन पूछा था। पहले तो होता था तुमको इसका अलग एग्जाम, नीट का तो पहले अलग था ना NIT। हाँ सर। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि एक पॉजिट्रॉन से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन डाइवर्ज होगा। उसके बाद कभी आज तक नहीं पूछा। तो ये हो गया तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखो सबसे पहले देख लेते हैं ये सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या दिया, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज के बीच, फोर्स जो होगा बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, किसी एक को फिक्स करना है कि Q2 पे Q1 कितना लगाएगा। नहीं तो मान ले Q1 पे लगाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऐसे लिखेंगे F21। और यदि Q1 पे हमको यहाँ पे स्टडी करना है Q1 के बारे में, तो सिस्टम हो गया, Q2 हो गया सराउंडिंग चार्ज, तो इस सिस्टम चार्ज हो गया Q1। तो इस सिस्टम चार्ज पे कितना लगाएगा सराउंडिंग चार्ज फोर्स, तो उसको हम लोग कहेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। इसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। और ये हो गया फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो हम दोनों में से तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। मान लेते हैं हम इसी को लेंगे, ये जो फोर्स होगा बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। यानी कोई स्फीयर भी है तो उसको हम पॉइंट मान के चलेंगे, यानी डायमेंशनलेस बॉडी के लिए है ये वैलिड है। क्योंकि यदि हम
क्योंकि हम बॉडी का यदि डायमेंशन कुछ ले लेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि डिस्टेंस हम सेंटर से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे। इसी प्रॉब्लम के लिए इसको एज्यूम कर लिया गया जस्ट लाइक ए पॉइंट कि ऑल चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। समझ गया ना, यानी सेंटर पे। तो इसीलिए ये जो फोर्स होगा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड, यानी Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। So we can write in a scalar form Q1 by R square in K कांस्टेंट लेंगे और इसी K का जो वैल्यू है एयर मीडियम में K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर। क्या होगा ना, K का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। समझिए, हाँ सर। ये हो गया K का वैल्यू। इसलिए एयर मीडियम के लिए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सपोज करेंगे कि Q1 और Q2, Q1 लगा रहा है Q2 पे फोर्स, तो उसका यदि यूनिट वेक्टर इधर R ले लेंगे, R इज ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, इसको वेक्टर फॉर्म में कहेगा तो यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा देंगे, R12 लिख देंगे यूनिट वेक्टर। तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आगे समझ में? समझ गए सर। हाँ सर। अब देखो, अब है कि if both charges are placed inside a dielectric medium, Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है, इसको हम किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, जिस मीडियम का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना K है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, बता दो तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन R से लिखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम या एयर मीडियम के रेस्पेक्ट में अदर मीडियम में कितना परमिटिविटी एबिलिटी है कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने देगा, उसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। समझिए? हाँ सर। तो ये इसी को हम एप्सिलॉन R से भी लिखते हैं और इसी को हम K से भी लिखते हैं, इसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट करते हैं, दोनों सेम चीज है। पहले एप्सिलॉन R से लिखते थे, अब इसको हम लोग K से लिखते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको हम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ करते हैं। समझ गया? हाँ सर। इसीलिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को यदि हम K से लिखेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, K × एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन जो हो गया, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम मीडियम। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम। परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल। अब देखो, इसीलिए if the 2 point charges Q1 and Q2 are placed inside the material medium having dielectric constant K, then force between them कितना होगा? तो अब ये जो फोर्स होगा between charge 1 and 2, तो फोर्स on second charge to first charge वो अब हो जाएगा amount of charge Q1 Q2 by 4 pi epsilon R square। अब एप्सिलॉन की जगह हम लिख सकते हैं K × एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर।
हाँ सर। हाँ, या इसको एप्सिलॉन रखने देते थे। ये हो गया मटेरियल मीडियम में फोर्स, और ये था फोर्स इन एयर मीडियम। एयर में। हाँ, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। हम यदि रेशियो ले लेते हैं तो रेशियो होगा फोर्स इन मटेरियल मीडियम बाय फोर्स इन एयर। तो वो होगा कितना, तो ये Q1 Q2 कट जाएगा, दोनों में Q1 Q2 है, 4 पाई भी कट जाएगा, ऊपर में बचेगा ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन आ जाएगा नीचे। नहीं, एप्सिलॉन हाँ नॉट सर। बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा फोर्स इन एयर मीडियम बाय फोर्स इन मटेरियल मीडियम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम के कहते हैं। हाँ सर। यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, कहीं कहीं बुक में तुमको ये भी मिलेगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर मीडियम टू फोर्स इन मटेरियल मीडियम। समझिए ना, रेशियो। हाँ सर। लेकिन ये आया कहाँ से, ये बता दिए हैं। अब देखो इसका मतलब ये होगा फोर्स इन मटेरियल मीडियम में यदि 2 चार्ज को रख दिया जाएगा तो क्या होगा, फोर्स इन एयर मीडियम का 1/k टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स घट जाएगा है। इससे क्लियर हो गया कि फोर्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब हम 2 चार्ज को रख देंगे किसी मटेरियल मीडियम में तो फोर्स डिक्रीज करेगा। समझिए। हाँ तो सर। एक देखो, तो ये एक क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में भी। इस देखो क्या क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये था कि 2 बॉब है, 4 बॉब है, दोनों पे सिमिलर चार्ज है Q। समझिए। और हाँ सर। दोनों पे चार्ज सिमिलर चार्ज है, Q चार्ज है। अब क्या किया गया है, दोनों के बीच में एक प्लेस कर दिया गया है प्लास्टिक सीट। हाँ, ये प्लास्टिक सीट होगा। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था पहले जब नहीं था ये प्लास्टिक सीट, अब प्लास्टिक सीट यदि रख दिया गया है दोनों के बीच में तो फोर्स इंक्रीज करेगा, ऑप्शन था, फोर्स डिक्रीज करेगा नहीं, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सर। रिमेंस कांस्टेंट नहीं, नन ऑफ दी एबव हाँ नहीं, सर। इस तरह से। तो बहुत देखो, तो इसका आंसर तो सिर्फ नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं था, लिखना था। समझिए, ऑप्शन नहीं देता है, अच्छा, लिखना था। हाँ लिखना सर। ही रहता है। तो इसमें जो था तो वो तो इंक्रीज या डिक्रीज क्या करेगा वो लिखना था, जवाब देना था। तो बहुत इंक्रीज लिख दिया, बहुत डिक्रीज लिख दिया, बहुत जो है कुछ नहीं लिखा, नहीं इंक्रीज और डिक्रीज कुछ लिखा ही नहीं। वो क्या किया कि इस तरह से यही फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया। समझिए। अच्छा। तो ये जो फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया तो उसको भी 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसको ये तो पता है कि मटेरियल मीडियम को रखेंगे तो फोर्स 1/k टाइम्स होगा, यानी डिक्रीज होगा फोर्स। नहीं, वो हाँ सर। लिखा नहीं, लेकिन इक्वेशन यदि लिख दिया उससे रिलेटेड, वो कंफ्यूजन हो गया इंक्रीज डिक्रीज में, लेकिन ये लिख दिया तब भी उसको 1 मार्क्स मिला, और जो डिक्रीज लिखा उसको भी ओह। मिला। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वेशन उससे रिलेटेड लिख देगा तब भी नंबर आता है। ओह। समझे? हाँ सर। अब है इसमें कि अभी जो पढ़ा रहे हैं तो उसमें तुमको फास्ट नहीं ना पढ़ा रहे हैं कुछ, नहीं नहीं सर, पूरा स्पीड ठीक है। ठीक है।